हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? आई होप इंग्लिश की अच्छी सी तैयारी आपकी हो गई होगी। तो गाइज अभी इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी पोएम्स के बस आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड जो पोइटिक डिवाइसेस अपलोड करें ना 20 मिनट्स के, उन्हें देख लेना। उसके अलावा आपको पोएम की टेंशन नहीं लेनी है। पोएम का भी जो है मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल से 6-7 क्वेश्चन पढ़ने हैं हमारे को हर पोएम के। वहीं से आप कोई भी आंसर बना के लिख सकते हो। इवन वो जो लॉन्ग वाला अगर आ गया ना हमारा हाई एंड क्वेश्चन भी, वो भी इन्हीं में से बन जाएगा। एक आध पोएम का एक्सट्रैक्ट भी इसमें हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है उसकी बस ट्रिक मैं इसमें आपको समझा दूंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले लाइव चार्ट में बता दो फ्लेमिंगो और विस्तास के जो मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस कराए हैं वो आपने पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए, थम्स अप लगा दो लाइव चैट के अंदर। जो बच्चे उसे पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन मिस कर दिए तो बहुत गलत बात है। ठीक है, उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया फ्लेमिंगो विस्तास का, कंबाइंड मैंने अभी सुबह वन शॉट अपलोड करा है। और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कि मैं यहाँ 2-2.5 घंटे तुम्हारे आके वेस्ट कर रही हूँ लाइव सेशंस के अंदर। नो, बस 1 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन है और ये तो 30-40 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कम समय में सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना और अभी बहुत ध्यान से इन्हें सुनना शुरू कर दो। तो फ्लेमिंगो विस्तास का नहीं देखा है तो जस्ट इसके बाद देख लेना। एंड 5 से 6 बजे के करीब हमारे चैनल पे होगा फाइनल लाइव रिवीजन हमारी क्लास 12th की इंग्लिश का। उसका भी रिमाइंडर सेट कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फाइनल लाइव रिवीजन, जिसमें जो बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हाउ इट विल हैपन, क्या होगा कैसे होगा, तो एक एक चैप्टर को आपको फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन पढ़ाया जाएगा। जिस बच्चे को रिवीजन करना है, डाउट्स है, वो आके उसे ज़रूर अटेंड करना। तो फाइनल रिवीजन लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके रिमाइंडर सेट कर दो। 5 से 6 बजे वो लाइव सेशन में आके स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, अभी बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पोएम से, जो है माई मदर एट 66। पहला क्या है, ये एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में एक्सट्रैक्ट भी आएंगे। आई लुक्ड एट हर, वो कैसी लग रही थी, वन पेल लेट विंटर का मून, ये वाला एक्सट्रैक्ट है। वॉट इज द पोएट्स मदर कंपेयर टू इन द अबव लाइन, तो क्या इससे कंपेयर करा है, लेट विंटर के मून से। तो पोएट की मदर को कंपेयर करा गया है लेट विंटर के मून से। बोथ आर वन। वन का मीनिंग क्या होता है, मैंने वर्ड मीनिंग कराए थे जब क्वेश्चन आंसर पोएम में, तो आपको बताया था। वन का मतलब क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने बताना है। पेल का मतलब बताओ, और लाइफलेस लग रही थी। विंटर की तरह उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि विंटर देखो लास्ट सीजन होता है हमारे पूरे साल का। इसी तरीके से जो पोएट की मदर है वो लास्ट स्टेज में थी गाइस अपनी लाइफ के। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। डिफाइन हर चाइल्डहुड का फियर, हमारी पोएट का जो है चाइल्डहुड फियर क्या था। तो पोएट फियर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इन चाइल्डहुड, बचपन में उन्हें लगता था माँ से दूर ना हो जाए। यही फियर आज उनका रीसर्फेस हो गया था जब उन्होंने अपनी माँ को इतनी बुरी अवस्था में देखा। अब ये देखो, इस टाइप के एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट तुम पढ़ के गए हो मेरे से, तुम नहीं होगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच हैज़ द सेम फिगर ऑफ स्पीच एज इन द लाइन। ठीक है, जो फिगर ऑफ स्पीच है एज इन द लाइन अंडरलाइन। अब कौन सी लाइन की बात हो रही है मैं तुम्हें अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है ना पोएटिक डिवाइस, इसी में के लिए काम आ रहा है हमारा पोएटिक डिवाइस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। ये इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वही वाला उन चारों में से किसी एक में है। तो इसमें यूज हुआ है सिमिली, क्योंकि लाइक और एज का यूज करके जब कंपैरिजन होता है ना, एज अ लेट विंटर जून, जैसे मैं कह रही हूँ एज अ स्वीट एज शुगर। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, ये मैंने करा है कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से में सिमिली यूज हुई है हमें ये पढ़ना है। तो ना कुछ भी नहीं करना है, यहाँ देखो जिसमें लाइक और एज दिख जाए वो वाला आंसर होगा। ये देख रहे हो, द रेन ड्रॉप फेल फ्रॉम द स्काई लाइक अ टीयर ड्रॉप। लाइक क्या, टीयर ड्रॉप, आंसुओं की तरह बारिश हो रही थी। तो लाइक आ गया, मतलब ये सिमिली है, तो करेक्ट आंसर रेन ड्रॉप फेल फ्रॉम द स्काई लाइक अ टीयर ड्रॉप। समझ गए। पिक अप द लाइन विच इज एन एग्जाम्पल फॉर रेपिटेशन इन द अबव लाइन्स। तो अगर तुम मेरी पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो देख लोगी तो एक्सट्रैक्ट तो हलवा लगेंगे तुम्हें। रेपिटेशन किस में यूज हुआ है, तो ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल में रेपिटेशन यूज हुआ है। समझ गए। चलो अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। बट soon put that thought away, looked out at young trees sprinting, merry children spilling out of their homes। तो ये वाले क्वेश्चन का क्या पहला क्वेश्चन आता है, what was the thought which she had put away। क्या थॉट थी हमारी पोएट की जो उन्होंने अपने दिमाग में से बाहर निकाल के रखी थी। द पोएट वॉज perturbated, या फिर आप लिख देना disturbed, इतना हैवी वर्ड मत लिखना, by the sight of her mother's old age impending, she wanted to put away the thought of separation from her mother। ठीक है, कि जो उनको लग रहा था कि मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए, वो थॉट उन्हें दूर करनी थी। एक्सप्लेन द ट्री स्प्रिंटिंग, इस लाइन का मतलब बताओ। तो द ट्रीज अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अ मूविंग कार। जब भी आप अगर गाड़ी के अंदर से पेड़ों को देखोगे तो पेड़ ऐसे ही दिखते हैं कि वो भाग रहे हो। और ट्रीज को यहाँ पे गाइस पर्सोनिफिकेशन यूज करा गया है।
पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब आप ह्यूमन लाइक करेक्टर किसी नॉन लिविंग थिंग को दो, या जो चीज़ ह्यूमन नहीं है उसे दो। ट्री क्या भागते हैं? नहीं, ह्यूमन भागते हैं ना, दैट्स वाई। वाई डज शी मैंशन द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन हियर? ट्रीज और चिल्ड्रन को मैंशन करने का रीज़न क्या है हमारी पोएट का? तो ट्रीज एंड चिल्ड्रन प्रेजेंट करते हैं इमेज ऑफ ग्रोथ और वाइटिलिटी। वहीं पे जो है उनकी जो मदर है वो उसका स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि वो ओल्ड एज और डेथ दिखा रही हैं गाड़ी में बैठी हुई। In the provided extract, the speaker transition from introspective reflection to observing external elements suggest. Introspective मतलब अपने वो मन में सोच रही है, माँ बूढ़ी हो रही है, और फिर उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए एक्सटर्नल यानी कि बाहर बच्चों को देखने लगे। इसका क्या मतलब है? अ सेंस ऑफ नोस्टाल्जिया, क्या वो नोस्टाल्जिया में इस समय? नहीं, वो डरी नहीं है। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इंटरनल कॉन्टम्पलेशन टू एक्सटर्नल सराउंडिंग, चलो अभी इसे रखते हैं सीन में। मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पासेज ऑफ टाइम कुछ नहीं है। अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटी, इमेजिनेशन थोड़ी कर रही है, वो तो डरी हुई है। तो करेक्ट आंसर यही है, अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इंटरनल कॉन्टम्पलेशन टू एक्सटर्नल सराउंडिंग। वैसे भी आंसर क्वेश्चन में ही दिख रहा था, सिर्फ रिपीट ही तो हो रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक्सट्रैक्ट भी मैंने आपको करा दिया, एक्सट्रैक्ट से डरना नहीं है, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। वाई हैज़ द पोएट्स मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर का मून? पोएट की मम्मी को क्यों उन्होंने कंपेयर करता लेट विंटर के मून को? तो जस्ट जैसे कि लेट विंटर का मून होता है हेजी और वो अपीयर करता है बिल्कुल ही बिना ब्राइटनेस के और लश्चर के, ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग, क्यों होता है? कोहरा सामने आ जाता है। उसी तरीके से उनकी मदर अब ओल्ड हो गई हैं, वो पेल लग रही हैं, डिवॉइड ऑफ, आप कह देना वाइटलिटी, ठीक है, वाइटलिटी, यूथ, चार्म, ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। हर फेस लुक डल्स एंड कलरलेस ड्यू टू ओल्ड एज। Why are the young trees said to be sprinting? क्यों कहा जा रहा है young trees को sprinting? तो the car was moving when poet looked outside at trees. They appeared to be sprinting because the car was speeding past in the opposite direction. Young trees represent करते हैं youth and life, and वहीं पे उनकी mother represent करी है death and old age, ठीक है। What do the parting words of the poet and her smile signify? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या मतलब है। तो जो पोएट की पार्टिंग वर्ड है see you soon अम्मा, वो सिग्निफाई करते हैं होप और अश्योरेंस, नॉट ओनली टू हर बट टू हर मदर ऑल्सो, दैट वो दोबारा मिलेंगे, और प्लस वो अपना पेन को कंसील कर रही थी। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? क्यों उन्होंने ये वाला नाम मतलब इस तरीके से लिखा कि मेरी चिल्ड्रन अपने घरों से बाहर आ रहे थे? तो पोएट ने ये इमेजरी यूज करी है टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चिल्ड्रन हु आर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हर मदर हु इज ओल्ड पेल एंड लाइफलेस, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। What were Kamala Das fear as a child? Why do they come back when she is going to the airport? तो कमला दास का बचपन का फियर था कि वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए, और जब वो एयरपोर्ट जा रही थी कोची के तो दोबारा वो रिसरफेस हो जाता है। तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कमला दास इनसिक्योर होती थी कि वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए, जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन को होता है। रीड करो लाइन्स गाइज इसे। द सेम ओल्ड फीलिंग केम बैक टू हॉन्ट हर व्हेन शी सीज हर मदर पेल एंड लाइफलेस फेस। शी इज सैड बाय द फैक्ट दैट शी मे नॉट सी हर लाइफ अगेन एंड शी हाइड्स हर फीलिंग बाय स्माइलिंग, ठीक है। तो इसे पढ़ लो। हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ एजिंग मदर? कैसे उन्होंने अपना एजिंग मदर का जो थॉट था अपने दिमाग से बाहर निकाला था? तो गाड़ी से बाहर देख के तो कमला दास हार्ड एक्सेप्टेंस में थी, मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली अपने दिमाग को उधर की तरफ लगाया जिससे कि वो इस बारे में ना सोचे। अब ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा आपका लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करेगा। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? यानी कि आपको क्या लगता है कि जो बूढ़े हमारे पेरेंट्स हैं या दादा दादी है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो एजेड पीपल यूजली अंडरगो पैंक्स ऑफ लोनलीनेस, वो लोनलीनेस फील करते हैं और उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए होता है, उनको सिर्फ हमारा प्यार, केयर और टेंशन चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनके साथ उनकी लाइफ में रहें, उनसे सजेशंस ले और उन्हें सिग्निफिकेंट डिसीजंस का मेंबर बनाएं। दिस विल एनकरेज देम टू लिव एंथुजियास्टिकली। ओके, एक लॉन्ग आंसर है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्माइल ऑफ द पोएट एंड शी बिड फेयरवेल टू हर मदर। तो वो जो स्माइल करती है एंड में, उसका मतलब बताओ। तो पोएट ने स्माइल करा था अपनी मम्मी को बाय बाय करते हुए, ये अश्योर करा था दैट वो दोबारा मिलेंगे। एज शी लुक्ड एट हर मदर, जो पेल वीक लग रही थी ड्यू टू ओल्ड एज, हर हार्ट इज पिंड, यानी कि पेंड है, ठीक है, पिंड बोल दिया मैंने। टू थिंक दैट अ मदर माइट नॉट लिव, ठीक है। शी स्माइल्स बट हर स्माइल इज ओनली एन एफर्ट टू कवर अप द हिडन पेन एंड फियर। तो पेन और फियर को ही छुपाने के लिए था वो, ठीक है। चलो आगे पढ़ो क्या है। हर सिचुएशन इज़ क्वाइट आयरॉनिकल सिचुएशन है। दो वो अपनी माँ को बताना चाहती है कि वो क्या फील कर रही है, बट स्टिल वो जो है अपनी मम्मी को कहती है शी विल सी हर सून। शी डाउट्स
इफ़ शी विल एवर सी हर अलाइव अगेन। तो एक तरफ तो उन्हें लग रहा है शायद ही कभी मिल पाऊंगी, और एक तरफ वो उन्हें कह रही है हाँ हम ज़रूर मिलेंगे। रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल शो करता है लॉन्ग एंड cheerful वन। स्माइल ऑल्सो सिग्निफाइज बिकॉज इट मस्ट हैव कन्फर्टेड बोथ द मदर एंड डॉटर एंड काइंडल्ड देम विद द होप ऑफ दैट मदर वुड सर्वाइव लॉन्ग इनफ फॉर द टू टू मीट अगेन। यानी कि वो जो स्माइल है वो कहीं ना कहीं एक तो पेन भी छुपा रही है, ऊपर से जब आप हंस रहे हो, चाहे आप फेक हंस रहे हो बट फिर भी हंसी तो हंसी है ना, तो मतलब कि उससे क्या हुआ, उनकी माँ को अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छा लगा। ठीक है जी, विद दिस इस वाले पोएम की हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है कीपिंग क्वाइट की करते हैं। ये जो थीम और पोएटिक डिवाइसेस है वो डिफरेंट वीडियो में आ रहा है, वो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब हम आते हैं कीपिंग क्वाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ने, एक एक स्टैंजा से क्वेश्चन है। विच इज द एक्सोटिक मूवमेंट दैट पोएट रेफर्स टू इन द कीपिंग क्वाइट। कौन से एक्सोटिक मूवमेंट की बात हुई है? तो पोएट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एज एन एक्सोटिक मूवमेंट। वो जो स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस थी उनको कहते हैं एक्सोटिक मूवमेंट। वो एक्सोटिक मूवमेंट होगा, ठीक है, जस्ट सच एज ट्रैंक्विलिटी विल इनेट पीस एंड ब्रदरहुड। देयर वुड बी नो मूवमेंट, नो टॉक, नो एक्टिविटी, कॉन्सिक्वेंटली नो वायलेंस। अगर हम चुप रहेंगे तो विच इमेजेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट शो दैट द पोएट जो है वायलेंस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि फिशरमैन व्हील्स को हार्म ना करें, वॉर नहीं होने चाहिए क्योंकि वॉर होती है विक्ट्री विदाउट सर्वाइवर, शो करता है कि उन्हें वायलेंस पसंद नहीं। द पोएट्स जो है वॉन्ट वॉर मॉन्गर्स मतलब जो वॉर करते हैं, टू चेंज दियर ब्लड स्टेन क्लोथ्स, कि अपने कपड़े बदलो, और वो कहते हैं कि तुम शेड में जाओ एक दूसरे के साथ में और ब्रदरहुड को एक्सेप्ट करो। The poet's refusal to have any association of death or dealing with death also shows that he is not in favor of any form of violence. Do you think the poet advocates total inactivity? क्या poet कह रहे हैं चुप हो जाओ, उसके मतलब क्या ये है? वो कह रहे हैं eat 5 star and do nothing? नहीं, उनका कहने का ये मतलब नहीं, उनका कहने का मतलब है no, the poet is though the poet clearly states that his asking for stillness should not be confused with total inactivity or death. ठीक है, वो कहते हैं लाइफ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे आदमी को एक्टिविटी करनी होगी, बट वो हमें उन एक्टिविटीज़ को करने को मना कर रहे हैं जो हम ह्यूमन बींग्स को और नेचर को कहाँ ले जाएगा, डेंजर की तरफ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द एक्सोटिक मूवमेंट दैट पोएट रेफर्स टू इन द कीपिंग क्वाइट। कौन सा एक्सोटिक मूवमेंट है? तो पैब्लो नेरूडा जो है एक एक्सोटिक मूवमेंट विश कर रहे हैं जहाँ पे मैनकाइंड फ्री हो जाएगा फ्रॉम ग्रीन क्रूएलिटी, यानी कि ग्रीन वॉश से जो हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो हम बाकी तरीके से हार्मफुल एक्शन करते हैं। अननेसेसरी रश एंड नॉइसेस से, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन से, इस चीज़ों से वो दूरी चाह रहे हैं। द पोएट विशेज नॉइस ऑफ इंजन एंड मशीन शुड सीज एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड प्रिवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वट इज़ द सैडनेस द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। वो कहते हैं ना कि जो सैडनेस हमारे मन के अंदर है वो दूर हो जाएगी। कौन सी सैडनेस की ये बात कर रहे हैं? तो द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। जो हम खुद को कभी समझ नहीं पाते, वो वाली सैडनेस है। ह्यूमन बीइंग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं एक्टिविटीज़ के अंदर कि अब उनके लिए खुद को समझने का टाइम ही नहीं बचा है और हम खुद को डेथ और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, रेड कर लो इसे। हाउ अकॉर्डिंग टू नेरोडा कैन कीपिंग क्वाइट चेंज आवर एटीट्यूड टू लाइफ। ठीक है, कीपिंग क्वाइट होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो अकॉर्डिंग टू नेरोडा, व्हेन पीपल ऑन अर्थ कीप क्वाइट, जब हम लोग चुप रहते हैं तो वो एक्सोटिक मूवमेंट होगा जहाँ पे हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग डिफरेंट हैं। हम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो हमें नहीं पता हमारे बीच में क्या डिफरेंट है, और ब्रदरहुड की फीलिंग हमारे बीच में आएगी। मोस्ट ऑफ द इविल थॉट जो हमारे माइंड में है वो साइलेंट हो जाएगी। तो बाय कीपिंग क्वाइट मैन विल रियलाइज फॉलीज मतलब अपनी कमियां समझ में आएंगी और हम हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू इट। तो वो ये जो नो ट्रक विद डेथ वाला है वो हम समझा देंगे। वाई डज वन फील सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12। क्यों हमें सडन स्ट्रेंजनेस लगेगी? बहुत आसान है, क्योंकि हमें एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एहसास होगा और टुगेदरनेस का। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। जब हम चुप रहेंगे तो उससे हमारा इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो जब हम चुप रहेंगे हम वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जिससे केमिकल न्यूक्लियर वॉर्स हो गए हमारे, और टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट में नहीं पहुँचाएंगे। इससे लाइफ ऑन अर्थ अच्छी हो जाएगी। What does the poet keeping quiet teaches us? तो पोएम हमें टीच करती है टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और वो वायलेंस को और नेचर को नुकसान पहुंचाने को भी मना करती है। एक आध एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट वाला एक्सट्रैक्ट है। What I want should not be confused with dash. What is the confusion that poet is referring to? तो पोएट को नहीं चाहिए कि वो जो है ये नहीं कहना चाहते हैं। देखो लिखोगे कैसे इसे? नो कन्फ्यूजन विद डेथ है ना, तो इसे लिखोगे कैसे? द पोएट इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट बाय डूइंग नथिंग ही डज नॉट मीन आइडलनेस और द स्टेट ऑफ डेथ। ठीक है, व्हाट डज सिंगल माइंडेड मीन? सिंगल माइंडेड मतलब क्या? सिंगल माइंडेड मतलब है अपनी सेल्फिशनेस में लगे रहना हर समय। ठीक है जी। व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट्स टॉक अबाउट? तो सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते उस चीज़ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. इफ वी वर नो सिंगल माइंडेड डैश, चूज द वर्ड ऑफ फ्रेज विच डज नॉट मीन द सिंगल माइंडेड. तो आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब सिंगल माइंडेड नहीं है. डिटरमाइन मतलब भी सिंगल माइंडेड होना है कि आप एक ही गोल की तरफ लगे पड़े हो. कॉन्सेंट्रेशन होना भी यही है, फोकस्ड होना भी यही है. सिंगल सेल्ड ये नहीं है. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से किसका एक का मीनिंग ये नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 वाला ये क्वेश्चन आता है हमारा. व्हाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट. तो सेल्फ एनालिसिस करने के लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, सेल्फ एनालिसिस. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज द पोएट एक्सॉर्ट अस टू बी साइलेंट. कितने समय के लिए वो साइलेंट रहने को कहते हैं, 12 सेकंड के लिए. आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन, जो है हमारा इस वाली लाइन में, डोंट मूव योर आर्म्स टू मच. ठीक है, कहाँ गई गाइस ये लाइन, नाउ विल कम टू टेल कीप स्टिल. ये रहा, डोंट मूव योर आर्म्स. आर्म्स का मतलब यहाँ पे है गाइस एक गोली बंदूक है और एक हमारी बाजू है. ये पन नाम का एक पोएटिक डिवाइस होता है जो मैं आपको पोएटिक डिवाइस की वीडियो में करा चुकी हूँ. द पोएट डज नॉट वांट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज, जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं तो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, समझ गए. चलो अब थिंग ऑफ ब्यूटी के हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. तो पहला थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर वाला ही एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, अगर आपने गाइस पोएम नहीं पढ़ी है तो पोएम का भी वन शॉट शेड्यूल हो रखा है. शाम को पोएम भी आएंगी आपकी, तो एक बार रिविजन कर लेना उससे. वाई डज द पोएट स्टेट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. वो क्यों कहते हैं, 4 ऑप्शन है, हम देखते हैं. बिकॉज एटर्नल जॉय देती है, लास्टिंग इम्पैक्ट देती है, वी आर एबल टू रिलीव वंडरफुल फीलिंग. येस, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. एक्सप्लेन नथिंगनेस. इन चारों ऑप्शन में से किसका मतलब नथिंगनेस. ब्यूटी नेवर गोज ऑफ विद पैसेज ऑफ टाइम, ब्यूटी फेड्स अवे, रेफर टू फ्रीडम ऑफ द सोल, नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटी नेवर गोज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम. नथिंगनेस मतलब ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी. अब बावर क्वाइट फॉर अस, व्हाट डज इट मीन. बावर मतलब होता है गाइस एक नेचर का शेडी बून, यानी कि जो पेड़ के नीचे की छाव होती है उसे कहते हैं. तो मैंने आपको ये पोएम में समझाया था. अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं भी प्रैक्टिस करी अलग से और आपने मेरी पोएम की वीडियो से देखा है तो एवरीथिंग इज क्लियर. तो स्टिलनेस ऑफ द नाइट स्काई को कहेंगे, नेचर के शेडी ट्री को कहेंगे. तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band that bind us to the earth. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं. What does spite of despondence means. तो इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं. स्पाइट, स्पाइट मतलब है डिस्पाइट, डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है दुख दर्द. तो माइंड फिल्ड विद इल एंड विल, हेटेड फॉर अदर्स, माइंड फुल ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स तो नहीं है. डेस्परेट टू गेट फेम, ये भी नहीं है. डिजायर टू बी नोबल्डीज, नहीं. माइंड फिल्ड विद हेट्रेड एंड अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ. कौन से फ्लावरी बैंड है जो हमें बाइंड करते हैं. तो ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावरी बैंड्स दैट कनेक्ट टू अर्थ, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द. तो करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2. ठीक है. वैसे इसका 1 भी हो सकता है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर प्रेजेंट इन नेचर लाइक फ्लावर दैट वी रेट इन टू अ बैंड. What does the poet mean by over darkened ways. ठीक है, तो रेफर टू द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ लाइफ. पार्ट डार्केंड बाय क्लाउड्स नहीं, ये होगा रेफर टू द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ. अच्छा, थर्ड भी पढ़ते हैं. कोर्स ऑफ लाइफ फुल ऑफ डिपेंडेंस, सैडनेस एंड क्रुएलिटी. तो ऐसा ही करना है, ऐसे मेरी तरह नहीं एक ऑप्शन देख के बता दिया आंसर. तो रेफर्स टू द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन भी है और फुल ऑफ डिपेंडेंस, सैडनेस एंड क्रुएलिटी भी है. तो करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2. और अगले क्वेश्चन पे आते हैं. What does Keat consider endless fountain of immortal drink. तो कीट के अकॉर्डिंग एंडलेस फाउंटेन ऑफ मॉर्टल ड्रिंक क्या है, हमारी नेचर की ब्यूटी. तो जितनी भी नेचर से हमें ब्यूटीफुल चीज़ें मिल रही है वो कह रहे हैं वो नेवर एंडिंग है, वो भगवान जी हमें हमेशा देते रहेंगे. वाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड. ग्रैंडियोर मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्ट. तो माइटी डेड वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है या जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, बट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ब्यूटीफुल लेगेसी. लेगेसी है हमारे पास उनकी. देयर सेल्फलेस सैक्रिफाइसेस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस. ये क्वेश्चन लर्न कर लो, ये बच्चों को कई बार फॉर्म करना नहीं आता है. व्हाट रिच बाउंटी हैज़ द हेवन गिवन अस. हेवन ने हमें क्या रिच बाउंटी दी है. तो गाइज हेवन इज़ द सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन. उसने हमारे को बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें दी है. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ईजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय. ठीक है. द प्लेजर एंड हैप्पीनेस गिवन बाई इट नेवर फेड्स एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग. इन द हॉट सीजन हाउ डू अ मैन एंड बीस्ट गेट कम्फर्ट. तो हॉट सीजन में उन्होंने कहा था कि क्या हमें कम्फर्ट देता है, स्मॉल स्ट्रीम्स जो जंगल में बह रही होती है और थिक बुशेस और ट्रीज के कवर के नीचे. हाउ डू कीट्स शो अनहैप्पीनेस विद फेलो ह्यूमन बींग्स. तो in the poem A Thing of Beauty, Keats show unhappiness with fellow human beings through some negative aspects of life such as hopelessness, sadness and lack of noble ways which are part of life. If we follow unhealthy and wicked path of life, this will harm us
These parts or circumstances summarily make human beings unhappy. तो उन्होंने कहाँ पे उन्होंने अनहैप्पीनेस की बात करी है, जो सेकेंड स्टैंजा था कि जितनी भी डिस्पॉन्डेंस है ओवर डार्क एंड वेज है, वो वाली लाइन्स, ठीक है. हाउ डज कीट डिफाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया है. व्हाट आर द ट्रबल्स एंड सफरिंग दैट कीट ने हमारे को बताई है, तो कीट ने हमें जो सफ़र और ट्रबलिंग्स बताई हैं वो है डर्थ ऑफ पीपल, यानी कि अच्छे लोगों की कमी होना, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड मिजरेबल वेज. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट जॉय फ्रॉम लाइफ अदरवाइज फुल ऑफ सॉरोज, तो जो इतनी बुरी सी हमारी लाइफ कई बार हो जाती है तो उसमें जॉय का एक जरिया हमारे पास बस नेचर ही है. जो नेचर है वो हमें हील करता है और हमें होप और ऑप्टिमिज्म देता है. नेम द ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम, तो एवरीथिंग ऑफ नेचर एक ब्यूटीफुल थिंग है, जैसे कि सन, मून, ओल्ड यंग ट्रीज, डैफोडिल, स्मॉल स्ट्रीम विथ क्लियर वाटर. ठीक है. मास ऑफ फर्न्स, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ये सब है थिंग ऑफ ब्यूटी. विथ दिस गाइस थिंग ऑफ ब्यूटी के भी कंप्लीट हो गए. अब हम आते हैं रोड साइड स्टैंड पे. ये इसकी थीम है और अभी थीम बाद में कराऊंगी मैं, और पोएटिक डिवाइसेस. अभी हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं ना यहाँ पे अंडरलाइन करती रहती हूँ. वाई डू पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक सो ईगरली, वो क्यों चाहते हैं कि कोई गाड़ी आकर रुक जाए. तो द स्क्वीलिंग ऑफ ब्रेक्स का मतलब है कि कार रुक गई है रोड साइड स्टैंड पे, और ये उनके होप्स को रेस कर देता है कि कोई वहाँ गाड़ी में से उतर के उनको कुछ खरीद लेगा उनसे एंड उनके पास में कुछ कैश आ जाएगा. एक्सप्लेन, सूद देम आउट ऑफ देयर वेट्स, दिमाग ख़राब कर देंगे उनका. इसका मतलब क्या है, तो विद रेफरेंस टू द पोएम रोड साइड स्टैंड, तो यहाँ पे सूद देम आउट ऑफ देयर वेट्स यूज़ हुआ है पावरफुल मैन के लिए. जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, वो अप्रोच करते हैं कंट्री फोक को कि वो जो है उनको बड़ी बड़ी जगहों पे एक ऐसे विलेज में ले जाएंगे, ऐसी जगह पे जहाँ थिएटर होंगे एंड ऑल दैट होंगे. दीज इनोसेंट एंड सिंपल जो है पीपल रिपोज ब्लाइंड फेथ इन दीज फॉल्स क्लेम्स, और ये उनकी बात मान भी जाते हैं एंड फील सूदेड एंड सेटिस्फाइड. दे फील टू सी थ्रू द क्रुकेडनेस एंड सेल्फिशनेस, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हमारे से झूठे वादे कर रहे हैं. वाई डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपथाइज विद द रूरल पुअर, उन्हें क्यों इतना सिंपैथी हो रहा है रूरल पुअर पे. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही ज़्यादा जो है पेन में है एट द प्लाइट मतलब बुरी कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल हु आर इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द रिच पॉलिटिशियन. The government and the party in power are indifferent to their welfare. They fool them by making false promises and also exploit them to suit their own selfish interest. Important question है, याद रखना इसे. ठीक है. अगला क्वेश्चन, व्हाट वॉज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप ऑन द रोड साइड स्टैंड, जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगाया उनकी क्या इच्छा है. तो वो फोक जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है वो प्लीड करे सिटी डवेलर्स को कि स्टॉप करो और हमारे यहाँ से कुछ सामान खरीदो जिससे कि हम भी कुछ पैसे कमा पाए. दे वॉन्टेड दैट रिच पीपल हु पास फ्रॉम देयर इन देयर कार्स शुड स्टॉप एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम. द मनी दैट दीज फोक्स वुड अर्न फ्रॉम द रिच पीपल वुड हेल्प देम टू लीड अ बेटर लाइफ. What is childish longing of the folk who had put up the roadside stand? Childish longing क्या है इसमें, तो childish longing जो पोइट रेफर कर रहे हैं वो है ड्रीम्स एंड डिज़ायर ऑफ रूरल folk कि कोई एक गाड़ी रुक के उनसे कुछ खरीद ले. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट द पॉलिश ट्रैफिक जो है स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, तो वो लोग रुकते क्यों नहीं है, क्योंकि सिटी के पीपल कई बार बहुत मीन हो जाते हैं, उनको जो है कोई फोकस ही नहीं होता है कि भैया वो रोड साइड स्टैंड वहाँ पे है. मोर एवर उनको बहुत ही क्रिटिकली वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं उनके पूरे के पूरे स्टैंड को कि आर्टलेस पेंट है, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन गलत है, ऑल दैट. व्हाट न्यूज़ इन द पोएम रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंड इन द विलेजेस, तो विलेजेस में क्या खबर थी कि ये जितने भी पुअर लोग हैं इन्हें ऐसे विलेज में रखा जाएगा जहाँ थिएटर और स्टोर होंगे और उन्हें पूरे दिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, वाई पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सिटी मनी, इन्हें क्यों चाहिए हम शहरियों का पैसा. तो द रूरल पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड बहुत पुअर है, डिप्राइव्ड है अनलाइक द पीपल ऑफ सिटी, तो इसलिए इन्हें सिटी मनी चाहिए जिससे ये भी अच्छी लाइफ जी पाए. ठीक है. व्हाट डज फ्रॉस्ट हिमसेल्फ फील अबाउट द रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद क्या फील करते हैं. तो पोएट बहुत डिस्ट्रेस्ड है टू सी द वेट ऑन द पार्ट ऑफ द शेड ओनर्स फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी कि उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार ये पूरा दिन खड़े होकर वेट करे कोई आ जाए. ही इज़ एगोनाइज्ड एट द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन ऑफ द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड. अब आ गई ये लिटरेरी डिवाइसेस जो हम लिटरेरी डिवाइसेस वाली वीडियो में ही करेंगे, तो इससे हमारे रोड साइड स्टैंड के पोइटिक डिवाइस बाद में करेंगे. अब हम एक आध एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं. चलो एक्सट्रैक्ट देखते हैं. It is in the news that all these pitiful kins will be mercifully gathered in. जो चलो पढ़ते हैं. It was in the news dash dash में आपको बताना है कंप्लीट करो. तो it is in the news that poor people are to be located in the better surrounding जहाँ पे थिएटर और शॉप्स होंगे. अगर आपने सिर्फ पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखा है ना तब भी आप ये आंसर कर सकते हो. Which word means beneficent used in the above lines? बेनिफिशेंट जो है ये रहा, बेनिफिशेंट यहाँ लिखा है ना,
तो मैलेफिशेंट, एडमेंट, जेनरस, ऑटोक्रेट। तो जेनरस जो कि दिखावा कर रहे थे वैसे तो ये लोग अच्छा काम करने का, बट बेनिफिशिएंट कौन हुआ? जो जेनरस है, अच्छा काम कर रहा है। हु इज गोइंग टू जो है एक्सप्लॉइट हमारा रिच एंड पुअर? हु इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट द रूरल पुअर? तो रिच एंड पावरफुल पीपल करेंगे, पॉलिटिशियन गवर्नमेंट करेगी, देयर ओन पीपल करेंगे, या प्रॉमिस गिवन टू चेंज देयर लाइफ? तो करेक्ट आंसर है 1 and 2, या रिच और पावरफुल पीपल और पॉलिटिशियन करेंगे। हाउ विल द ग्रीडी गुड डूअर्स सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स? तो उन्हें घटिया प्रोमिस करके कि भाई तुम्हें एक ऐसे जगह पे ले जाएंगे जहाँ थिएटर वीएटर होगा, वो सब। हु इज रेफर टू एज बीस्ट ऑफ प्रे? बीस्ट ऑफ प्रे किसे लिखा है? पॉलिटिशियन को, जो पीपल इन पावर है वो। कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, ठीक है। ऑल आई कुड डू वॉज स्माइल, ये तो उसका आ गया, सॉरी। अच्छा नहीं ये इसी का है। ऑल आई कुड डू वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो ये क्या है? ये हमारा रेपिटेशन हुआ, एस से स्माइल, एस से स्माइल, एस से स्माइल। अब यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स है तो इसमें भी जी और जी है, तो आगे आपको क्या लिखना? आगे आपको लिखने का इज बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। तो ये क्या हुआ? ये हमारा इसमें भी रेपिटेशन यूज हुआ, इसमें भी रेपिटेशन, और ये हो गया हमारा बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। अगला स्टैंड आता है, पढ़ते हैं से। वाई हैड अ न्यू शेड पुट अप एट द ऑक्यूपेशन ऑफ द लिटिल हाउस? तो क्यों लगाया उन्होंने? टू सेल सम गुड्स, जिससे कि वो भी अपनी कुछ कमाई कर पाए। वॉट मेक्स पोएट रेफर टू द रोड साइड स्टैंड पथेटिक? पथेटिक उन्होंने क्यों कहा? वो स्मॉल था, नॉट कंफर्टेबल था, सिचुएटेड एज ऑफ रोड, या फिर द रोड साइड स्टैंड इज रन बाय स्मॉल चिल्ड्रन। तो वो नॉट कंफर्टेबल था, अट्रैक्टिव भी नहीं था, शैबी लग रहा था। द पर्पस ऑफ पुटिंग द शेड इज, शेड लगाने का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली इनमें से पढ़ के हम बताते हैं, टू अर्न सम मनी, लाइवलीहुड, सेल गुड्स टू गेट कैश। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन? थर्ड लाइन में पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि लिखा है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो पथेटिकली प्लेड कर रहा है। क्या वो भीख मांगेगा रोड साइड स्टैंड? नहीं ना, वो तो एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी है, तो ये कैसे हो सकता है? पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम। तो बहुत आसान है, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और रोड साइड स्टैंड है पोएम का नाम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द फ्लावर ऑफ सिटीज रेफर टू द, फ्लावर ऑफ सिटीज कौन है? सिटी के रिच पीपल, वेल्दी पर्सन, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम जो है आन जेनिफर्स टाइगर। तो डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आन जेनिफर कैसे हैं? तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं आन जेनिफर के टाइगर को ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ठीक है। दे आर फियरलेस है, लिखो जल्दी से लाइव चार्ट में, ये लिखो, फियरलेस है, फेरोशियस है, और शार्प कंट्रास्ट में हमारी क्रिएटर जो आन जेनिफर है उनके। आन जेनिफर है नर्वस, टिमिड, गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट है उनके टाइगर। टाइगर श्योर है अपने पर्पस को लेकर और वो चल रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वाई डिड आन जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडरी टाइगर ऑन द पैनल? टाइगर ही क्यों बनाया? शीप बनाती ना वो? नहीं। आन जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडरी टाइगर ऑन द पैनल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टाइगर। वो स्ट्रेंथ और स्प्लेंडर को डिटरमाइन करते हैं जो उनकी जो है क्वालिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैसिव वेट ऑफ अंकल का वेडिंग बैंड सेट हेवीली ऑन हर फिंगर सिंबलाइजेस ऑर्डील्स एंड हार्डशिप जो उनकी मैरिज में है, तो इसलिए उन्होंने टाइगर बनाए जो उनकी जो लाइफ से बिल्कुल ही अलग थे। वॉट विल हैपन टू आन जेनिफर टाइगर व्हेन शी इज डेड? तो जब आन जेनिफर मर भी जाएंगे तो उनका टाइगर जो है वो वहीं पे रहेंगे। शी हैज़ क्रिएटेड अ टाइगर्स इन अ पैनल आउट ऑफ वूल, दीज ऑब्जेक्ट्स आर आर्ट। तो ये आर्ट है और आर्ट इमोर्टल होती है। दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग प्राउडली टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो आंटी तो मर जाएंगी बट उनका जो डिज़ायर फॉर फ्रीडम है वो तब भी जिंदा रहेगा, ठीक है जी। हाउ हैज़ आन जेनिफर क्रिएटेड हर टाइगर? तो आन जेनिफर ने सुंदर सुंदर बनाई अपने टाइगर, शाइनी येलो कलर के, ठीक है। दे आर फियर्स, अनअफ्रेड, फियरलेस, पेशेंट, स्लीक, शिवरलिक, सर्टेनिटी। वाई आर आन जेनिफर्स हैंड फ्लटरिंग थ्रू अर वूल? क्यों उनके जो है हाथ काँप रहे हैं? तो आन जेनिफर विक्टिम है जेंडर ऑपरेशन की, लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। वो एक ऐसी लाइफ में रहती हैं जो टोटल डोमिनेशन की और कांस्टेंट फियर की है, तो इस वजह से वो नर्वस फील कर रही हैं और उनके हैंड शेक कर रहे हैं। डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन आन जेनिफर और उनका टाइगर्स। तो आन जेनिफर टोटली विक्टिम है, सफ़र करती है ऑपरेशन बाय हर मेल काउंटर पार्ट। वहीं पे जो उनके जो टाइगर्स उन्होंने बताए हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं, वो एग्जिबिटिंग प्राइड है, फियरलेस है और वो किसी से भी नहीं डरते हैं। हाउ डू डेनिजन एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग? तो डेनिजन मतलब होता है कहीं का रहने वाला, तो टाइगर ग्रीनवेल के रहने वाले थे। शिवलरिक मतलब होता है ब्रेव एंड फियरलेस क्रीचर, ठीक है। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ब्रेव एंड फियरलेस नेचर ऑफ द टाइगर। वाई डू यू थिंक आन जेनिफर ने एक ऐसे करेक्टर बनाया जो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है? तो आन जेनिफर्स टाइगर्स पोजेस ऑल द क्वालिटीज दैट आन जेनिफर डिड नॉट हैव, कि उन पे वो क्वालिटी है जो आंटी पे नहीं है। टाइगर फ्री है, फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है, वहीं पे आंटी वो सब नहीं है। व्हाट डू द सिंबल टाइगर, फिंगर एंड रिंग रिप्रेजेंट? तो टाइगर ब्रेवरी का सिंबल है, फिंगर उनकी नर्वसनेस का सिंबल है और रिंग उनका जो ऑपरेशन है मैरिज में उसका सिंबल है। व्हाट लाइज ऑन हेविली ऑन आन जेनिफर्स हैंड? तो आन जेनिफर का जो वेडिंग बैंड है वो लाई करते हैं हेविली उनके हाथ पे, वो उनको उनके अनहैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाता है हमेशा। वो सिंबल है मेल अथॉरिटी का, पावर ऑफ हर हस्बैंड का, और वो उनको नर्वस बनाता है। ही हैड डोमिनेटेड ओवर हर सो लॉन्ग दैट शी लॉस्ट हर आइडेंटिटी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर में पूरा आपको समझा देना है। तो आन जेनिफर का वेडिंग बैंड लाई हेविली ऑन हर हैंड का मतलब ये है कि वो विक्टिम है जेंडर ऑपरेशन की, ये लाइन याद रखो, ये लॉन्ग आंसर में भी हेल्प करेगी। वो फिजिकली और मेंटली ट्रैप हो चुकी है एक ऐसी लाइफ के अंदर जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रही है। आन जेनिफर ने ग्रेट हार्डशिप फेस करी अपनी मैरिज के अंदर, तो इस वजह से जो है ऐसा लिखा है कि आन जेनिफर के हाथ की जो अंगूठी है वो बहुत भारी है। अब आते हैं गाइस कुछ एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पे। आन जेनिफर के टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, तो हु डज डेनिसन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर्स टू, डेनिसन मतलब क्या होता है, रहने वाले, तो इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द ब्राइट टोपैज डेनिसन, तो ब्राइट टोपैज डेनिसन मतलब कि वो कह रहे हैं टोपैज एक टाइप का पत्थर होता है बहुत चमकीला सा येलो कलर का, उससे कंपेयर कर रहा है टाइगर को। तो जब भी कंपैरिजन होता है बिना एज और लाइक का यूज करे वो मेटाफर होता है, तो करेक्ट आंसर मेटाफर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैन बीनीथ द ट्री का मतलब कौन है, टाइगर के हंटर्स, ठीक है। चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल। आन जेनिफर के टाइगर इन द पैलेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द टाइगर शी एडमायर हु डू नॉट फियर द मैन बीनीथ ट्री, ट्रू, ठीक है। आइडेंटिफाई टू वर्ड्स दैट शो टू अपोजिट मूवमेंट्स ऑफ टाइगर, प्रांस एंड स्लीक। प्रांस मतलब होता है प्राउडली चलना, और यहाँ पे है दूसरा होता है स्लीक मतलब बहुत ही मतलब लाइटली चलना, ठीक है। हाउ डज द पोएट एम्फसाइज द फ्रेज स्लीक शिविलिक सर्टेनिटी, तो पोएट एम्फसाइजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टाइगर इन फेसिंग मैन विद ग्रेस मूवमेंट नॉट इन पैनिक और फियर। तो स्लीक मतलब क्या, बहुत ही ऐसे आराम से चल रहे हो स्लाइडिंग मूवमेंट्स के अंदर, और प्रांस बहुत कॉन्फिडेंट से चल रहे हो। आन जेनिफर की जो फिंगर फ्लटर कर रही हो वो वाला पैराग्राफ, तो हाउ डज द ऑथर यूज एविडेंस टू पैसेज द हाईलाइट ऑफ आन जेनिफर स्ट्रगल, तो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, टॉर्चर्ड हैं। तो उनकी जो फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स है ये, बाय मेंशनिंग द आइवरी नीडल शी फाइंड्स हार्ड टू फूल, या अंकल का वेडिंग बैंड, या आन जेनिफर के कंट्रास्टिंग एक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका है जो आइवरी नीडल। सबसे ज़्यादा हमें कैसे पता चला कि वो बहुत ऑप्रेस्ड है, जब उनसे एक सुई धागे की सुई भी नहीं उठाई जा रही थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग नीडल एज आइवरी, तो आइवरी एक बहुत ही डेलिकेट ऑब्जेक्ट होता है, तो डेलिकेसी एंड एलिगेंस दिखा रहा है। कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग वेडिंग बैंड हेयर सिंबलाइजेस अंकल का डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर आन जेनिफर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो इमोशनल स्टेट ऑफ आन जेनिफर इज नॉट अ स्ट्रगल विद डिफिकल्ट टास्क आफ्टर हर मैरिज बट अ पीसफुल लाइफ विद एम्ब्रॉयडरी वर्क, फॉल्स, बिल्कुल गलत है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होता है गाइस कांपना, तो आपको बताना है। इट सजेस्ट आंट की जो हैंड्स है वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं। ट्रेमलिंग है, येस कांप रहे हैं। चलो, आंट का जॉय नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं, तो करेक्ट आंसर है ट्रेमलिंग विद फियर। विद दिस हमने एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन भी देख लिए देखो, और शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए। अब बस आप पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो में से पोएटिक डिवाइसेस कर लेना, फिर आप कोई भी एक्सट्रैक्ट भी लगा लोगे, और शॉर्ट तो इससे ऊपर कुछ पढ़ना ही नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर पोएम। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से जाओ चैनल पे फाइनल लाइव रिविजन के लिए रेडी हो जाओ, 5-6 बजे वो शुरू हो रहा है, रिमाइंडर सेट कर दो। पोएम का भी एक रिविजन होगा लाइव का, तो चैनल पे आते रहना, और जिस जिस बच्चे को रिविजन करना है वो रिविजन आके कर लेना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।